Hello viewers, welcome to I M CHEMIST. This is Imran and I have done MPhil in chemistry, and in today's video we are going to look about classification of elements and periodicity of properties. आप सबकी डिमांड्स थी कि सर ये जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसके ऊपर वीडियोस बना दें, ठीक है। सो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या इंजीनियरिंग किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपके लिए MCQs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो MCQs होंगे इसमें से बहुत सारे MCQs FAC बेस्ड होंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि BSc बेस्ड भी हैं। सो ट्राई टू क्लियर अप योर कॉन्सेप्ट्स। सो द फर्स्ट वन इज़ विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन नो मेटल्स। अब वो ग्रुप बताएं जिसके अंदर कोई भी मेटल एग्जिस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर है ग्रुप 1A। ग्रुप 1A के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर नोन एज अल्कली मेटल्स। इनका नाम ही अल्कली मेटल है, इसका मतलब है सारे मेटल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप 3A। ग्रुप 3A मतलब जो बोरॉन की फैमिली है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मोस्टली दे कंटेन मेटल्स। इसमें क्या होता है, मोस्टली दे कंटेन मेटल्स। और उसके बाद हमारे पास ग्रुप 8 है। ग्रुप 8 में हमारे पास क्या होते हैं, दीज कंटेन व्हाट, दीज कंटेन ट्रांजिशन मेटल। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, दीज कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। और लास्ट में हमारे पास रह जाता है ग्रुप 7A। और 7A जो हैं दीज आर नोन एज हेलोजेंस। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज हेलोजेंस, जिसमें आप लोग पढ़ते हो ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। अभी क्या होते हैं, डायमोलिकुलर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एस्टेटीन जो है दैट इज़ रेडियो एक्टिव। सो इसकी केमिस्ट्री जो है हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, इसकी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा नोन नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C। वजह यह है कि आपके पास ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर नॉन मेटल इन नेचर। हेंस हमसे पूछा क्या जा रहा है, विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन नो मेटल, कोई मेटल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट वन। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। अब इसमें से हमने बताना है कि एटॉमिक नंबर मेटल का कौन सा है, 32, 34, 36 और फिर 38। अगर हम 32 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, सो हमारे पास जो वैलेंस कन्फिग्रेशन होगी वो लिखूँ। अच्छा चलिए 32 का मैं फुल कर देता हूँ, बाकी का फिर मैं वैलेंस लिख लिया करूँगा। 32 की कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये कितने हो गए, 20। ये हो जाएंगे 3d और 4s2, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 3d10, तो ये हो जाएंगे 32। इसका मतलब है कि वैलेंस के अंदर जो इसकी कन्फिग्रेशन होगी वो इस तरह हो जाएगी 32। आर्गॉन के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 3d10 और उसके बाद 4s2 है, तो हम 4s2 लिख लेते हैं। और फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4p भी आएगा, ठीक है। 4p2, 32 करना है ना। सो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, 12 + 6 18, 20, 20 + 10 30, 30 + 2 32। हमारे पास एटॉमिक नंबर 32 है, तो ये हमारे पास 4p2 है, तो हम लिखेंगे 4p2। उसके बाद अगर हम 34 के लिए करते हैं तो p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं उसका डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप इसको कर लेना। आर्गॉन के नियरेस्ट है, तो हमारे पास बन जाएगा 3d10, 4s2 और 4p4। इसी तरह फिर हमारे पास 36 का एटॉमिक नंबर है, तो 36 के लिए अगर आप कन्फिग्रेशन करते हो तो ये बन जाएगी 3d10, 4s2 और 4p6। देन हमारे पास 38 है। 38 में क्या होगा, आर्गॉन 3d10, 4s2, 4p6 और इसके अंदर 5s2 भी आ जाता है। अब अगर आप इसमें देखें कि अगर हमारे पास वैलेंस के अंदर हो 1 या 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारे पास क्या एक्ट करेंगे,
दे वुड एक्ट एज अ मेटल्स। ये हमारे पास क्या एक्ट करेंगे, दे वुड एक्ट एज अ मेटल्स। सो अब यहाँ से इसको खुद कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है कौन सा नहीं है। देखो इसकी वैलेंस का ये शेल 4th है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। यहाँ पे एस और पी ये 4th शेल है, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 5 वैलेंस शेल है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो शर्त क्या है, 1 2 3 अगर है तो फिर मेटल्स है, तो इसका मतलब है 38 नंबर जो है दिस इज़ मेटल, बाकी जो है वो नॉन मेटल्स है। नंबर 3, विच वन ऑफ दीज इज़ बेसिक इन नेचर। अब इसमें से हम लोगों ने बताना है कि बेसिक नेचर किसकी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। सो याद रखें कि जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं सो बेसिसिटी डिक्रीज़ कर रही होती है इन पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो बेसिसिटी क्या कर रही होती है, डिक्रीज। तो हम यहाँ पे डी लिख देते हैं, डी फॉर डिक्रीजेस, लेफ़्ट टू राइट बेसिसिटी डिक्रीजेस। और सोडियम ऑक्साइड जो है दैट इज़ बेसिक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जो है ये हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर। और सॉरी यहाँ पे ये वाला कर रहे थे ना, सो ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज़ सोडियम ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर। बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, दीज आर एसिडिक। तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे ए लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ए फॉर एसिडिक। और उसके बाद आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना दे आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे मेटल कौन है, सोडियम इज़ अ मेटल, तो इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होंगे, बेसिक। बाकी सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। सो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। अच्छा, अब इसमें से ये मैंने गलत कर दिया था, मैं एक्चुअली यहाँ पे मार्क कर रहा था, इधर कर दिया है। सो नंबर 4, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इज़। अब इसमें से हम लोगों ने ऑक्साइड बताना है जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। सो आपको मैंने ऊपर बता दिया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या है, दिस इज़ नॉन मेटल, क्योंकि दिस इज़ फॉस्फोरस इज़ नॉन मेटल, और उस वजह से जो हमारे पास ऑक्साइड है ये क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड। इसके अलावा जो आपको जिंक नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे मैग्नीशियम नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको सोडियम नज़र आ रहा है, दीज ऑल आर मेटल्स। ये हमारे पास अल्कली मेटल है, सोडियम, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोज एलोट्रोपी। अब इसमें से हम लोगों ने बताना है कि एलोट्रोपी कौन सा मेटल शो करता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, टिन। टिन के हमारे पास क्या है, एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। और याद रखें कि जो एलोट्रोपी है ना, ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि एलोट्रोपी शो करते हैं, और एक्सेप्ट लेड के अलावा सारे के सारे क्या हैं, दे हैव देयर ओन एलोट्रॉप्स। अब ग्रुप 14 के अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, सो इसमें हमारे पास कार्बन की फैमिली आती है, ठीक है। हमारे पास कार्बन है, हमारे पास सिलिकॉन है, हमारे पास जर्मेनियम है, वी हैव टेन एंड वी हैव लेड। एक्सेप्ट लेड, बाकी सारे जो हैं इनके अपने अपने एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम टिन की बात करते हैं सो टिन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, और उसमें से एक होता है ग्रे टिन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इट हैव 3 एलोट्रॉप्स। एक है ग्रे, दूसरा हमारे पास होता है वाइट, और तीसरा भी हमारे पास होता है वाइट। फ़र्क क्या है, ग्रे की जो अरेंजमेंट होती है ना दैट इज़ क्यूबिक, और वाइट एक जो है दैट इज़ टेट्रागोनल, और सेकंड वन जो है वाइट कलर का दैट इज़ रोम्बिक इन नेचर। रोम्बिक इसकी ज्योमेट्री होती है, अरेंजमेंट्स होती हैं। अब बात यह है कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, एलोट्रोपी क्या होती है। आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन है लाइक, अब इसके कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, 3। आप पढ़ते हो ना डायमंड, आप पढ़ते हो ग्रेफाइट, और आप पढ़ते हो बकीबाल। दीज आर द 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें फ़र्क क्या है
कि तीनों कार्बन से मिलकर बने हुए हैं लेकिन कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। डायमंड की फॉर्म में आप देखते हो कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, ग्रेफाइट की फॉर्म में हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है, और बक्की बॉल जैसे होलो फुटबॉल होता है उसकी तरह इसकी शेप होती है, पेंटागन और हेक्सागोन की फॉर्म में इसके अरेंजमेंट्स होती हैं। सो ये वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं लेकिन इनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होती हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट होती है। नंबर 6, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको गिवन है, कहता है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ जो कि इसके जो एलिमेंट गिवन है इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे होता है, बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं कितने हैं, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 1 13। 13 का मतलब एल्यूमिनियम हो सकता है क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है 2 + 2 4 + 6 10 12 + 3 15। दिस इज़ नॉट एल्यूमिनियम, ये हमारे पास 15 है और 15 में हमारे पास होता है फॉस्फोरस। और इसके अगर आप वैलेंस में देखो तो थर्ड शेल है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो अगर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब ये बिलोंग कहाँ से करता है, इट बिलोंग्स टू 5th ग्रुप। क्यों? क्योंकि वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या शो कर रहे होते हैं, दे रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर। और वैलेंस शेल जो है ये किसके बारे में बताता है, पीरियड के बारे में। इसका मतलब इट बिलोंग्स टू 3rd पीरियड एंड 5th ग्रुप। अब 5th ग्रुप के नीचे जो एलिमेंट है, फॉस्फोरस के नीचे जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, उसमें आप 18 ऐड कर दो, सिंपल 15 के साथ आप 18 ऐड कर दो क्योंकि 18 का डिफरेंस आ रहा होता है ना। सो 8 + 5 8 + 2 10 13 और ये हो जाएगा 33। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। और एटॉमिक नंबर 33 किसका है, आर्सेनिक का, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि दिस इज़ द फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के नीचे क्या है, आर्सेनिक हैविंग एटॉमिक नंबर 33। देन हमारे पास नंबर 7 में हमसे क्या पूछ रहा है, एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस, यू विल प्लेस इन विच ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगेन हमें गिवन है, हम इसको कौन से ग्रुप के अंदर रखेंगे। देखो 2 + 2 4 + 6 10 12 12 + 6 18 18 + 3 20 23। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 23 है। 23 इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले तो ये देखें कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं ना, S P D एंड F ब्लॉक्स। तो इसमें अगर आप देखें 3D है तो इसका मतलब है इट बिलोंग्स टू D ब्लॉक एलिमेंट। और D ब्लॉक एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। F ब्लॉक जो है दे आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन, बल्कि F जो है दे आर नोन एज इनर, D जो है दीज आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, अगर ये D ब्लॉक से बिलोंग करता है तो D ब्लॉक की जो वैलेंस कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, n-1 D 1 up to 10 और फिर NS 0 भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ द वैलेंस कन्फिग्रेशन। और हमें पता है कि जो D ब्लॉक सीरीज़ है वो हम देखते हैं 3B से लेकर स्टार्ट होती है किधर, 2B तक। सो यहाँ से अगर आप देखो 23 को, सो ये देखें हमारे पास एटॉमिक नंबर स्कैंडियम जो है, इसको हम जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, स्कैंडियम को अगर आप देखो तो 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5। सो यही हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, हमसे ग्रुप पूछ रहा था। सो देखें ये हमारे पास है ग्रुप 1B, ये हमारे पास है ग्रुप 2B। बाकी 1A और 2A जो है ये आपको बाकी जो S ब्लॉक और P ब्लॉक से मिल जाते हैं। सो ये देखो 1B और फिर 2B। उसके बाद आपके पास बनता है 3 4 5 6 7 और 8। 8 जो है उसके अंदर भी 2 होते हैं, बल्कि 3 के अंदर 8B और 8B के अंदर इसको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। ये सारे दीज आर ग्रुप 8B। सो इसका मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर 23 है वो कहाँ से बिलोंग करेगा,
ये हमारे पास 3D सीरीज़ है, 3D सीरीज़ है, और ग्रुप नंबर इसका क्या है, 5th है। Hence ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें से बताएं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। देखो, एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, एक होता है बेसिक ऑक्साइड, और एक इनके बीच में होता है। दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो इसमें से अगर आप देखो, सोडियम ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर, तो ये बेसिक है। उसके बाद ये बोरॉन जो है, ठीक है, इसका जो ऑक्साइड है बोरिक ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एसिडिक इन नेचर। जिंक मेटल है, सो ये भी आपके पास क्या होगा, जिंक ऑक्साइड है, सॉरी जिंक ऑक्साइड, सो दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक इज एम्फोटेरिक इन नेचर। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी क्या होता है, एसिडिक इन नेचर है। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। सो स्टूडेंट, यहाँ से हम देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना सकता है, और जिंक ऑक्साइड जो है बेस के साथ भी रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना सकता है। तो इसका मतलब है कि सिंस जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, सो दैट इज वाई इट इज़ नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डैश, much less than s electron, much more than s electron, equal to s electron, equal to p electrons। so इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है डी इलेक्ट्रॉन्स का, वो s इलेक्ट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो ऑर्डर है दैट इज़ s, फिर p, फिर d और फिर f। सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका है, s का, फिर p का, फिर d का और फिर f का। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हैं, शेल्स हैं, और शेल्स में क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, सबको होल्ड करके रख रहा है, सबके ऊपर अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिक्रीज कर जाता है। सो इस डिक्रीज को दिस डिक्रीज इन द रिडक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ वी हैव MCQ नंबर 10, जो हमसे क्या पूछ रहा है, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज। अब इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन है, कह रहा है कि कौन सी वाली करेक्ट नहीं है अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ऑप्शन नंबर ए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स, बिल्कुल सही है ये। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटालिक, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट अलॉन्ग अ पीरियड डू नॉट वेरी इन अ रेगुलर मैनर आर विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसके अंदर कोई मतलब रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। For transition element, the d subshells are filled with electron monotonically with increase in the atomic number. This is not correct. Hence option number D is the right answer. अब ये जो टर्म हमारे पास है मोनोटोनिकली, ये क्या होती है कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास एक क्वांटिटी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि अगर हम डी सब शेल की फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो वो एटॉमिक नंबर के साथ वैसी ही इंक्रीज़ हो रही होती है, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, इरेगुलर ट्रेंड होता है। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच इज़ नॉट करेक्ट। 11, द एलिमेंट इन विच 4f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड अप आर कॉल्ड डैश। देखें, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास है एक्टिनाइड्स, एक हमारे पास होते हैं लैंथिनाइड्स, एक हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक हमारे पास है हेलोजेंस। सो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम क्या करते हैं, 4f ऑर्बिटल जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ग्रुप 7th एक एलिमेंट्स हैं जिनको आप हेलोजेंस कहते हो। ये क्या है, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट भी हैं और एफ ब्लॉक। लेकिन हम 4f ऑर्बिटल की बात करें तो 4f ऑर्बिटल्स हम लैंथेनाइड्स के अंदर फिलिंग करते हैं उसकी। नंबर 12, हु डेवलप्ड
लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेल्स बोहर। Number 13, in element X occupies in a short period having configuration of NS2NP1. The formula and nature of its oxide is. कहता है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर एक एलिमेंट है जिसको आप X के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी वैलेंस जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ NS2 और NP1। हमने इसका क्या बताना है, इसका फार्मूला बताना है और इसके ऑक्साइड की नेचर बतानी है। मतलब इसका ऑक्साइड किस फॉर्म में होगा और उसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर वो एम्फोटेरिक होगा। इसका मतलब है देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस के, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या बता रहे होते हैं, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स क्या बताते हैं, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन हमें ग्रुप्स नंबर बताते हैं, तो सॉरी पीरियड नंबर बताते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। सो थर्ड पीरियड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, आप लोगों ने एल्यूमिना के बारे में पढ़ा होगा, Al2O3, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉमन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो इसका जो फार्मूला बनेगा दैट वुड बी X2O3 एम्फोटेरिक, बी होगा। सो ऑप्शन नंबर सी एम्फोटेरिक, जैसे आपको पहले बता दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, जिंक का बता दिया आपको जिंक ऑक्साइड, उसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दे आर आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। Then we have next MCQ or MCQ number 14, the statement that is not true for the long form of periodic table is. अब इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि लॉन्ग फॉर्म हम periodic table का यूज़ कर रहे हैं उसके अबाउट ठीक नहीं लिखी हुई, गलत लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए, इट रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल SPDF। एग्जैक्टली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं ना, हम पहले कहते हैं एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर पी, फिर डी और फिर एफ अबाउट प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, लो एनर्जी और फिर ये हाईएस्ट एनर्जी की तरफ जा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंस स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट। नहीं, स्टेट्स तो हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। ऑप्शन नंबर सी, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एग्जैक्टली हमें बताता है इट हेल्प्स टू प्रोडिक्ट द रिलेटिव आयोनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स। ये भी ठीक है, हिंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। ठीक है, आपने ऑप्शन नंबर बी जो है इसको चूज़ करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंस स्टेट ऑफ द एलिमेंट। नहीं, ये हमें नहीं बताता वैलेंस स्टेट जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल है। Number 15, among the following elements, the one having the highest ionization energy। अब इसमें से हम लोगों ने बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। सो देखो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो NS2NP3, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और अगर आप इसको हाफ करोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो जब आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल। अगर ज़्यादा स्टेबल होंगे तो उनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, दे विल रिक्वायर्ड मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, जब आप किसी भी एटम को एनर्जी देते हो ताकि उसका इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर लो, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे चूँकि ये कन्फिगरेशन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी बाकियों के निस्बत। और एक और बात याद रखें कि जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, सो जब हम पीरियड में बात करते हैं, वंस वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होते हैं, जो एटॉमिक साइज़ जो बढ़ रहा होता है, सो इसका मतलब है वहाँ पे आपको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो डिक्रीज़ आएगा। अब वैसे अगर S2 3p3 कर लेते हैं तो ये 3 + 2 5, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ये कौन सा एलिमेंट बन रहा है, ये बनेगा 3 + 2 5, ये 15, ये फॉस्फोरस बनेगा ना। और उसके बाद अगर आप इसको देखते हो 3p2 मीन्स 14, तो सिलिकॉन बन जाएगा, सिलिकॉन का 14 होता है। 3p1 आप इसमें से एक और भी एल्यूमिनियम हो जाएगा,
और ये हमारे पास वैसे भी क्या हैं, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स हैं। तो एक्सट्रीम जो हमारे पास इनमें, अगर आप इनको रखते हो तो आप इस तरह रखोगे, पहले ऑप्शन नंबर ए को रखोगे, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को रखोगे, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को रखोगे और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी। तो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सो व्यूअर, ये हमारे पास थे 15 MCQs। बाकी के MCQs इसी चैप्टर के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद I M CHEMIST।